Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are going to start a new topic that is human reproductive system. तो लास्ट लेक्चर में और लास्ट पार्ट्स में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम कवर किया था. अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेसिकली जो इस चैनल की सीरीज है वो जर्नल स्टडीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हम बायोलॉजी की डेप्थ में नहीं जाएंगे. जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल स्टडीज में साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट है, उतना पार्ट हम इस लेक्चर सीरीज में कवर कर रहे हैं. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना. रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उस चीज को हम समझ लेते हैं. ठीक है, लेट मी चेंज पेन. तो हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करता है कि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म है ना. सपोज करिए कि एक ऑर्गेनिज्म है. अब इस ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ को, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूएशन के प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज से एक नया ऑर्गेनिज्म किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ही रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को अर्थ में, कि लाइफ कंटिन्यूस रहे और साथ ही साथ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करता है. प्लस ये क्या चीज देखता है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए भी जरूरी है. तो क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, की जो भी एग्जिस्टिंग प्रजातियां हैं, एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, वो भी आगे तक बनी रहे, उस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पीशीज के लिए जरूरी होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. तो ये चीज हमने देख लिया. अब हमारे पास पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं. तो अगर हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आप देखेंगे दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज. पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको जो भी स्लाइड्स है हमारी उसके थ्रू भी समझेंगे, लेकिन आप डायग्राम के थ्रू उसको अगर समझ लेंगे तो बेटर होगा यहाँ पर ऑप्शन. तो अब हमारे पास क्या है, दो चीजें हो सकती हैं. दो चीजें क्या हो सकती हैं, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं. तो इसको जानते हैं कि क्या होता है ना. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग सेल्स हैं. अब ये एग सेल्स किस में प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे फीमेल्स पर. ठीक है, तो एग सेल्स को और क्या बोलते हैं, या तो आप इसको एग सेल्स बोलिए या फिर इसको ओवम भी बोल सकते हैं. तो ये दोनों ही नाम क्या होते हैं, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. तो ये चीज याद रखने की, ये क्या होंगे, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होंगे. और दूसरी चीज हो जाती है स्पर्म सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, स्पर्म सेल्स प्रेजेंट है ना. तो अब इसको देखते हैं डिटेल में कि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे अकर होता है. यहाँ पे आपके एग सेल्स हो गए फीमेल्स पे, और ये स्पर्म्स हो गए. स्पर्म सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मेल्स पे पाए जाते हैं. तो स्पर्म सेल्स, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं. और इट इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेट, है ना. और क्या बोल रहे हैं इसको, मेल गैमेट भी बोल रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं इसको फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और इसको क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे. फीमेल, वी शुड राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, कि स्पर्म सेल्स जाएंगे एग सेल्स के पास, और एग सेल्स जो है वो फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट है, और फिर ये स्पर्म सेल्स मेल की बॉडी से कहां पर ट्रांसफर होंगे, फीमेल बॉडी पर जाएंगे. वहां पर एग सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उन एग सेल्स के साथ जब इनका फ्यूजन होता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल्स विथ द एग और ओवम सेल्स ऑफ फीमेल्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. अब इस फर्टिलाइजेशन के पहली स्टेज में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. तो जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एक जाइगोट है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये हो गया जाइगोट. नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कि जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो जाइगोट जब और ज्यादा डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है, मतलब अगली जो स्टेज होगी फीटस होगा. और लास्ट में आते हैं आपके न्यूबॉर्न्स, है ना. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न हो गए. तो हम समझते हैं कि जो टिपिकली क्या होगा, जो टिपिकल प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी में कितने वीक्स लग जाते हैं, लगभग 40 वीक्स लगते हैं,
है ना, कितने वीक्स लग जाते हैं, लगभग 40 वीक्स लग जाते हैं। तो अब ये जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज क्या होती है, जर्मिनल स्टेज होती है, जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस स्टेज इज नोन एज जर्मिनल स्टेज। तो अगर हम देखेंगे जर्मिनल स्टेज में, तो पहले का जो 2 हफ्ते होते हैं कॉन्सेप्शन के बाद, है ना, एक फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, तो पहले के जो 2 हफ्ते होते हैं कॉन्सेप्शन के बाद के, फर्स्ट 2 वीक्स में क्या होता है, जाइगोट होता है। तो पहले के 2 हफ्ते क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बना। इसके बाद जर्मिनल स्टेज के बाद आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके 3 हफ्ते से लेकर, मतलब थर्ड वीक से लेकर जो 8th वीक तक का समय होता है, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है ना। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो बच्चा जो है, मतलब जो जाइगोट था वो किस में आ गया, एम्ब्रियो में आ गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेज होती है, मतलब अब जो 9th वीक से जो आपका अंटिल बर्थ, है ना, 9 वीक से अंटिल बर्थ तक जो फेज चलता है, उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पर उस बच्चे को क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। और फाइनली वो एक न्यूबॉर्न, एक नया बच्चा मतलब पैदा होता है। तो ये जो है वो सारी स्टेज हो गई, किसमें, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गई। तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें, है ना, एक और स्लाइड लेते हैं और इसके बाद से हम समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है। तो जैसे वहां पर हमने ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया, तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अमीबा क्या है, बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बाइनरी फिशन क्यों कहते हैं। बाइनरी मींस बाय जब यूज कर रहे हैं, मींस टू के लिए यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके से बाइनरी फिशन होता है ना। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले एक सिंगल अमीबा है। अब अमीबा का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अमीबा का इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, है ना। और इसके बाहर जो पार्ट्स हैं, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये हो गया साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो पाया जाता है, सेंटर पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। सेंटर पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके आगे अगर हम मूव करेंगे, तो इसके आगे क्या होता है कि अब ये जो अमीबा वाला सेल है आपका, तो इस अमीबा वाले सेल में ही जो न्यूक्लियस, अब इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस का क्या होगा, इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस था, इसका इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है सेकेंड प्रोसेस में, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेज आ रही है, इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इलोंगेट तो हो ही रहा था पहले से। तो इस न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया, मींस यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया इसको टूटकर, और दूसरा यहाँ पे एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। इसके आसपास साइटोप्लाज्म उसी तरीके से प्रेजेंट है ना। इसको लेबल भी करेंगे, लेकिन पहले अब 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं, तो इन दोनों को क्या कहेंगे कि उस एक न्यूक्लियस से क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना, इसमें जो आपके क्या बोलते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट था ना, वो भी इलोंगेट होना चालू हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से कुछ दिखने लगता है, यहाँ पे है, और ये ग्रूव्स टाइप के फॉर्म हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से कुछ दिखने लगता है। अब यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म भी इलोंगेट होने लगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, ग्रूव कहेंगे। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में एक्चुअली में क्या होगा कि अब साइटोप्लाज्म भी पूरे तरीके से डिवाइड हो गया है। तो अब हमारे पास क्या होंगे, फाइनली 2 अमीबा फॉर्म हो जाएंगे, 2 डॉटर, है ना, डॉटर अमीबा कहेंगे इनको। तो ये डॉटर अमीबा होते हैं जिनका अब साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो चुका है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी सेपरेट हो चुका है। कि अब इसमें क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लेबलिंग देखते हैं कि कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं इसके बीच में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो पता होने चाहिए। तो पहला जहां पर न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, तो इसको आप लेबल कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस स्टार्ट्स इलोंगेटिंग। ये चीज हो गया कि न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है। इसके बाद से इस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसको साइंस में क्या कहते हैं, कार्योन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की, तो इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इसको क्या लेबल कर देंगे आप, कार्योकाइनेसिस, है ना, कार्योकाइनेसिस लेबल कर देंगे।
उसके बाद देखिए कि जहां पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, तो जहां पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो इसको लिख लीजिए आपकी डिविजन ऑफ, इसको ऐसे लेबल कर सकते हैं कि डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। तो पूरा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे दो आपके डॉटर अमीबा फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो गए आपके डॉटर अमीबा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हुआ, और मतलब सॉरी अमीबा का एग्जांपल लिया, अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन में सबसे पहला स्टेप होता है कि न्यूक्लियस एलोंगेट होना स्टार्ट होता है, फिर उस न्यूक्लियस का टूट जाना होता है, मतलब डिवाइड हो गया है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्योकाइनेसिस। उसके बाद से ग्रूव्स फॉर्म होते हैं, और इसके बाद से जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर अमीबा फॉर्म होते हैं। ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए, इससे देखिए कि इट इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, किसके बीच में होता है, मेल और एक फीमेल के बीच में, एक फीमेल के बीच में होता है। तो इससे पहले एग सेल्स और यहां से स्पर्म सेल्स आए, दोनों फ्यूज हुए, इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कहा, और फाइनली क्या हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, है ना, वे भी ऐसे ही आता है। और इसके बाद आप दूसरा प्रोसेस देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, अमीबा का एग्जाम्पल लिया। तो आप अमीबा एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया, अमीबा, और अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म था, दो नहीं थे, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म था, प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, मतलब उसकी तरह ही दिखेगा एकदम, डाइवर्सिटी नहीं आती है इसमें। ठीक, बाकी आपका रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज एंड पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स टू फ्यूचर जनरेशन। जो भी ट्रेड्स पीछे वाली जनरेशन में थी वो पास होकर दूसरी जनरेशन में वही ट्रेड्स दिखाई देंगी। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, बिकॉज दीज डिफरेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दो पेरेंट से बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स का यूज हुआ, सेक्स सेल्स मींस स्पर्म्स, और ओवम का यूज हुआ, और उनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी प्रेजेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने मैमल्स का एग्जाम्पल दिया, ह्यूमन बींग्स, फिश में भी ऐसा होता है, बर्ड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और रेप्टाइल्स वगैरह में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल की बात करें तो नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, बट, है ना, रिप्रोडक्शन होना, बट न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, सॉरी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये चीज हटा दीजिएगा, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि दो चीज मिली ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि डाइवर्सिटी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डाइवर्सिटी नहीं प्रेजेंट होगी। अब अमीबा का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें बाइनरी फिजन होता है। हाइड्रा जो होता है उसमें बडिंग होती है। राइजोबस में स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं इसको। प्लानिडिया में किस तरीके से होगा उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन के थ्रू। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन, और रोज प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज प्रोसेसेस इन डिटेल इन द अपकमिंग चैप्टर्स और अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, अब मूव करते हैं आगे। तो मूव करने में आगे साथ में देखते हैं हम क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ये फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स का साथ में जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाहर, ठीक है, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मींस बॉडी के अंदर। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जहां पे जो मेल के ऑर्गेनिजम्स है ना, मेल ऑर्गेनिजम्स के जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज होते हैं फीमेल ऑर्गेनिजम्स के एग से, है ना, देखा, लेकिन कहां पे हो रहे हैं, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, है ना, इस फीमेल बॉडी के बाहर हो रहे हैं। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस में अभी जो हमने देखा कि फीमेल के अंदर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, प्रेगनेंसी जो है वो इसी प्रोसेस के दौरान अकर होती है। तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो स्पर्म्स और आपके एग सेल्स, मतलब स्पर्म्स और एग सेल्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फ्यूज तो हो रहे हैं, बट वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहे हैं। ऐसा एम्फीबियंस और फ्रॉग्स, है ना, एम्फीबियन मींस फ्रॉग्स में ऐसा प्रोसेस होता है, फिशेस में होता है ना, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये दोनों जो फ्यूजन हो रहे हैं स्पर्म सेल्स के और एग सेल्स के, दोनों के फ्यूजन कहां पर हो रहे हैं, फीमेल बॉडी के अंदर आकर हो रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
और एग्जाम्पल में मैमल्स लिखा है, मीन्स ह्यूमन बींग्स हो गए आपके, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, मतलब बाकी भी जो मैमल्स है उनमें भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। तो आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम देखते हैं ओवीपेरस। तो सबसे पहले जो आपके ओवीपेरस एनिमल्स हैं, है ना, कुछ कुछ टर्म्स देखने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवीपेरस जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स लेकर के, है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग्स ले करते हैं और उसमें से फिर नए एनिमल्स निकल के आते हैं। जैसे हेंस में देखा वो अंडे देता है, हेंस अंडे देती है, फिर उसके अंदर से बच्चे निकल के आते हैं। तो ऐसा ही लिजर्ड्स में भी ऐसे ही होता है, स्नेक्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, बटरफ्लाईज, अर्थवॉर्म, सब में ये सारे क्या है, ओवीपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आ जाता है विविपेरस। तो विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना। बाकी हॉर्सेस, काउज, एप्स, ह्यूमंस, चिंपैंजीज, कंगारू देखेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्टली क्या दे रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, पहले अंडा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एग्स ले करने की जगह डायरेक्टली किसको देती है, लाइव यंग वंस को जन्म देते हैं। फिर आ जाते हैं ओवो विविपेरस। अब इसमें दोनों नाम इंक्लूडेड है कि यहाँ पे ओवम भी बनेगा, मींस एग सेल्स भी है, और विविपेरस मींस बच्चे को भी जन्म दे रहे हैं। तो एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग्स एंड कीप देम इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब तक वो हैच ना हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स हुज एग्स हैच इनसाइड द मदर्स बॉडी, कि मदर्स बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएंगे, है ना, मदर्स बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएंगे, एंड देन द मदर गिव्स बर्थ टू लाइव यंग्स, है ना, लाइव यंग्स को इसके बाद बर्थ देगी, तो उसको क्या कहा जाता है, ओवो विविपेरस, मतलब दोनों ही चीजें हुई। तो ऐसा होता है शार्क्स में, स्नेक्स हो गया, फिश हो गया, इंसेक्ट्स, इन सारी चीजों में ओवो विविपेरस रिप्रोडक्शन होता है। फिर आते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस हम देख चुके हैं कि वो अंडे देते हैं, मतलब एग्स ले करते हैं। तो ओवीपेरस मैमल्स क्या होंगे, ऐसे मैमल्स, है ना, ऐसे मैमल्स, यहाँ पे सिर्फ आपको मैमल्स इंक्लूड करना है, ऐसे मैमल्स जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जैसे डक ब्लाइट प्लेटिपस होता है, स्पाइनी एंटीटर्स, ये सब क्या होते हैं, ओवीपेरस मैमल्स होते हैं। फिर आ जाता है आपका विविपेरस प्लांट। विविपेरस हमने एनिमल्स देखे, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही सीड क्या होगा, वापस से जर्मिनेट होगा। जैसे एक सीड निकला ये, अब इस सीड से वापस जर्मिनेशन होने लगा है, लेकिन अब ये पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है ना, यहाँ पे इसका पेरेंट प्लांट है, यहाँ पे इसके सीड्स आए, अब सीड से वापस से जर्मिनेशन होने लगा, तो इसको क्या कहते हैं, विविपेरस प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जो विविपेरस का एग्जाम्पल है राइजोफोरा है, और राइजोफोरा को क्या कहा जाता है, सुंदरी ट्रीज। अगर आपने सुंदरवन के मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ा होगा, तो सुंदरवन के मैनग्रोव्स में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ये। और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से मतलब विविपेरस जो जर्मिनेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप राइजोफोरा है ना, ये राइजोफोरस होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज ये आपका लैंड सरफेस है, अब इसके अंदर ये ट्रीज थे, और इसके अंदर इनकी रूट्स प्रेजेंट है। तो ये हो गए उसके कुछ रूट्स प्रेजेंट, ये रूट्स हैं। अब इस रूट्स में जो पोर्स होते हैं, है ना, ये रूट्स ऊपर तक आ जाती है, इसको एरियल रूट्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, इन रूट्स में कुछ पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स को क्या कहा जाता है, न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है। न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं ये, विद द हेल्प ऑफ दिस रूट्स डू रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहेंगे। अब इनके जो सीड्स थे, जैसे ये सीड्स निकले हैं, तो इनके सीड से ही नया प्लांट जर्मिनेट होने लगेगा। जैसे यहाँ पर है, इनके आसपास कोई सीड्स निकलेंगे, तो इसी सीड से नया प्लांट जर्मिनेट होने लग जाता है ना। तो इसको ही क्या कहा जाता है, राइजोफोरा कहा जाता है। और राइजोफोरा इज ऑल्सो नोन एज सुंदरी, सुंदरी ट्रीज होंगे। तो रूट्स ऑफ राइजोफोरा आर नोन एज रेस्पिरेटरी रूट्स। और न्यूमैटोफोर्स एक स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट ग्रो अबव द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। और हाइड्रोपोटिक्स जो ट्रीज होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो ब्रीथ कर पाए, है ना, पानी के अंदर है। तो अब ये एरियल रूट्स जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो अलाउ करेंगे प्लांट्स को कि वो एयर को एक्सेस कर पाए, है ना, क्योंकि ये वाटर लॉक्ड सॉइल पर है, इसलिए इन प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि ये ब्रीथ कर पाए, ठीक है, रेस्पिरेट कर पाए। तो ये हो गया आपका राइजोफोरस, और यहाँ पे हमने सारे टर्म समझ लिए। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और देखेंगे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक,
तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल। तो मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, टेस्टिस हो गया, ठीक, तो यहाँ पे हो गया टेस्टिकल या टेस्टिस। उसके बाद आ जाता है जो मेन चीज है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, वास डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर, और यूरेटर के बारे में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, सेमिनल वेसिकल हो गया, यूरेथ्रा हो गया, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे एग्जाम्स अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ऐसे डायग्राम्स नहीं बना सकते। तो हम नॉर्मल डायग्राम्स देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे और आपको हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन डायग्राम्स के थ्रू इजी, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको याद नहीं होते। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर लेट अस ड्रॉ पहले, फिर हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये इनसाइड क्या है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। और इसको हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। आप थोड़ा अच्छा भी बना सकते हैं, अभी तो मेरा खराब ही बन रहा है। ये हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे नहीं होगा एक्चुअली में, वेट जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ बनाते हैं, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ से क्लोज हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब इस क्लोज पार्ट में आप देखेंगे कि इसी पार्ट से कनेक्टेड होता है ट्यूब, है ना। इस ट्यूब को कहा जाता है वास डिफरेंस, है ना। वास डिफरेंस प्रेजेंट है और इसको ही हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आ गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से इसकी ओपनिंग रहेगी और यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर ऐसी ओपनिंग जाएगी जो होता है यूरेथ्रा। इसको अच्छे से लेबल करते हैं और फिर इसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज रह गई है, तो इस एक और चीज का नाम है एपिडिडाइमिस। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है और सारी फंक्शनिंग हमें अच्छे से समझना है। तो पहले ये जो पार्ट हो गया इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेमिनल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज स्क्रोटम सेक। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम सेक कहा जाता है। स्क्रोटम सेक के बाहर इसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस, तो इसे क्या कहेंगे, एपिडिडाइमिस कहेंगे। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। इस पर्टिकुलर ट्यूब को क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज सेमिनल, दिस पार्ट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल, है ना। सेमिनल वेसिकल हो गया ये वाला पार्ट। इसके बाद ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे इसे। और ये जो लास्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। इस पार्ट को क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है ना, किस तरीके से कहाँ पे स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और सारी चीजें कहाँ पर अकर हो रही है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टेस्टिस है, लेट्स कम टू द स्लाइड्स, है ना। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल्स पर, एंड सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स अकर। तो जो सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर ये सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर ही स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इस स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला तो एक सर्टोली सेल होगा और दूसरा होता है सर्टोली, SERTOLI, सर्टोली सेल, और दूसरा होता है आपका लेडिग सेल। तो सर्टोली सेल के साथ क्या प्रेजेंट है, लेडिग सेल प्रेजेंट है। अब सर्टोली सेल इज ऑल्सो नोन एज,
लेडिक सेल इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल और रिस्पॉन्सिबल, ये क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और ये जो है आपका, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, इसमें स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो सर्टोली सेल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड लेडिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन। एंड एंड्रोजन हार्मोन क्या एक सेक्स हार्मोन है दैट हेल्प्स पीपल एंटर प्यूबर्टी एंड मैच्योर फिजिकली, ये इस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या फंक्शनिंग होती है। तो टेस्टिस में देख लिया, ये सारी चीजें सर्टोली सेल है। फिर एंड्रोजन हार्मोन इज आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। और अगर हम इस डायग्राम से समझे तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहां से स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं और वो इस वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इस वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब जो आपका सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी स्पर्म सेल्स है, स्पर्म सेल्स यहाँ पे आएंगे तो उनको फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज क्या होता है, उन स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर यही स्पर्म सेल्स कहाँ पे ट्रैवल करके जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड। अब यही जो स्पर्म सेल्स है एस से डिनोट कर रहे हैं, प्लस प्लस फ्रक्टोज एफ प्लस सिट्रिक एसिड सी ए, ये तीनों यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे और फिर यहीं से पास करते हैं, यूरेथ्रा से पास आउट होते हैं। तो जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पाथ है यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी। सीमेन एक व्हाइट फ्लूइड है, ठीक है, जो मेल्स में प्रेजेंट होता है, मेल्स में फॉर्म होता है। अब सीमेन जो है वो सीमेन किससे बना हुआ है, स्पर्म सेल से प्लस फ्रक्टोज से बना है, और फ्रक्टोज के साथ साथ सिट्रिक एसिड भी इसमें मिक्स होता है। अब व्हेन अ मेल इज सेक्सुअली स्टिमुलेटेड, when a male is sexually stimulated, the seminal fluid mixes with sperm to form semen। ठीक है, जब एक मेल सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होता है तो सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो स्पर्म्स के साथ मिक्स होगा और तब क्या फॉर्म होता है, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहीं से आपका पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है कि इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं स्क्रोटम से। तो स्क्रोटम आप डायग्राम में देखेंगे तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, इन द टेस्टिकल्स। और मोस्ट मैमल्स के लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए स्क्रोटम सेक में वो कितना होना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए उनके बॉडी टेम्परेचर से। लेकिन ह्यूमन में जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है कि वहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो, वो 2 से 4 डिग्री कम होना चाहिए उनके बॉडी टेम्परेचर से। फिर एपिडिडाइमिस में जाएंगे तो एपिडिडाइमिस जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था वो सीरीज ऑफ स्मॉल ट्यूब्स है जो होता है और अटैच होता है वास डिफरेंस से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वास डिफरेंस, इसको डक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वास डिफरेंस जो है वो उसका प्राइमरी फंक्शन है क्या है कि वास डिफरेंस, ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना है एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस से लेकर कहाँ पे जाता है ये, है ना, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा में जाता है। तो यूरेथ्रा के थ्रू ही इजैकुलेशन होता है, किसका, सीमेन का इजैकुलेशन होता है। ठीक, यहाँ पे हो गया। फिर सेमिनल वेसिकल का क्या काम करता है कि स्मॉल ग्लैंड से मैन में जो मेल जेनिटल सिस्टम का पार्ट है और इसमें हमने देखा फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका फ्रक्टोज स्पर्म्स आ रहे थे वो इसमें मिक्स होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से काम करता है। और जब इजैकुलेशन होता है तो जो मसल होती है एपिडिडाइमिस के पास, है ना, अगर आप देखेंगे जब इजैकुलेशन होता है तो सीमेन का इजैकुलेशन होने के टाइम पर, है ना, अगर एक मेल सेक्सुअली एक्टिव है, सेक्सुअली स्टिमुलेटेड है, तो उस टाइम पर क्या होगा, सीमेन का इजैकुलेशन होगा। तो इजैकुलेशन के टाइम पे जो एपिडिडाइमिस के आसपास की मसल्स हैं और वास डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि स्पर्म सेल्स जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाए। ठीक है, पहले वो एंटर करे सेमिनल वेसिकल में और फाइनली वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाए। तो ये हो गया आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।